Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th chapter first of Hindi. चैप्टर का नाम है माता का आंचल, जिनके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। और इस चैप्टर के अंदर ये जो शिव पूजन जी है अपने बचपन के जो व्याख्यान हुए उनके बारे में वर्णन करते हैं। इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। पिताजी से बड़े प्रेम करते थे, इनकी माता जी इनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। ओके, तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से यानी भोलेनाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। बिल्कुल था, बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे उसके पिताजी उनको। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? अब विपदा के समय था कि जब वो बच्चे खेल रहे थे तो अचानक से वहां से एक बिल से सांप निकल के आता है और भोलानाथ जोर से भागते हैं उसकी तरफ, उनके लग जाती है, मुंह में लग जाती है, यहाँ खून आ जाता है दांतों की तरफ से, यहाँ लग जाती है। तो किसके पास जाते हैं? वो भाग के मम्मी के पास जाते हैं। ऐसा नहीं पिताजी नहीं बुलाते, पिताजी बुलाते हैं उनको पर वो रुकते नहीं है, जाते तो मम्मी के पास ही है। अब ऐसा क्यों है? यह बात सच है कि बच्चे अर्थात लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था, क्योंकि सुबह उठने के साथ ही जो पिता का प्रेम है वो शुरू हो जाता था। पिताजी उसको नहलाते धुलाते, मस्त बभूत लगाकर अपने साथ, जब रामायण का पाठ करते थे तो अपने साथ बिठा लेते और भोलेनाथ आईने में खुद की शक्ल देख के जैसे बच्चे देख के खुश होते हैं वैसे खुश होते थे। और उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और मां की गोदी की जरूरत थी। किसकी? जब रोते हैं तो हमें एक ही नाम याद आता है, मां। और बस बच्चा है तो बेसिकली वो सिर्फ मां के पास ही जाएगा, पापा के पास तो एक मिनट भी नहीं रुकेगा। तो यही हुआ कि बस जब उसे विपदा आई थी, जब वो रो रहा था तो उसे किसकी जरूरत थी? मां के आंचल की, मां की गोद की जरूरत थी। और उसने अपनी मां से जितनी कोमलता मिल सकती थी उससे, उनकी माता जी से उतनी पिता से नहीं मिल सकती। यही कारण है कि संकट में बच्चे को मां या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। मां का लाड घाव को भरने वाले मरहम की तरह काम करता है। किसका? माता का प्रेम। जो ये फीलिंग है, जो ये ममता है, वो विश्व में और किसी के साथ नहीं मिलती जितना प्रेम जो है अपनी माता से या फिर नानी से मिलता है। और एक मुहावरा भी है कि नानी याद आ जाना, मतलब इतनी परिस्थितियां विपरीत हो कि मतलब उसको कि उसकी नानी याद आ गई, मुहावरा हिंदी के अंदर। तो यही है कि विपदा के समय लेखक को पिताजी की याद ना आकर माता जी की याद आई, जबकि वो प्रेम किससे करते थे अत्यधिक? वो पिता से। जो लालन पालन था पूरा का पूरा वो पिताजी करते थे सुबह से लेकर शाम तक, जो लाड प्यार है वो माता जी देंगी। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, रोना क्यों भूल जाता है? तो दोस्त ऐसा मरहम है जो दुख के समय बहुत काम आता है। शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है कि बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में कैसा हीनता का अनुभव होता है। यार मैं, सारे मेरी उम्र के हैं मेरे जैसे, और मैं सबके बीच में खड़ा होकर रो रहा हूं। और अगर गलती से रो भी जाए ना तो वो छोटे छोटे बोलते, अरे देख ये तो हमारे साथ होकर रो रहा है, हम हंस रहे ये रो रहा है, इतना सा होकर रोने लग गया तू, इतना बोलते तो फिर चुप हो जाते हैं। और क्या हुआ कि यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। अब जब दोस्त बोलेंगे इतना बड़ा हो गया रोता है तू, कौन रोएगा? फिर ऐसे में क्या, उनकी शक्लें देखकर, उनका जो उत्साह देखकर बच्चों का साथ का, फिर हंसी आ जाती है। चाहे दोस्त तो कैसा भी हो, दोस्त दोस्त होता है। इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाला जो देता है ना हमें चुनने के लिए, एक दोस्त ही ऐसा रिश्ता है जो हम अपने मर्जी से चुन सकते हैं। इसलिए दोस्त ऐसे बनाओ जो अंत तक आपके साथ रहे। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। वो गांव, ठेठ गांव का रिहायशी इलाका था, बिल्कुल जहां किसानों का वर्ग पूरा रहता था। और अब शहर की बात करें तो दोनों जो
कंडीशन है वो दोनों अलग अलग है। बात करें कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ जाता है, बिल्कुल ज्यादा अंतर आएगा। अब भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, यानी उसके चाचा दादा फूफा जो भी है वो आसपास ही बसते थे। अब क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में लोग दूर दूर बसने लगे, एकाकी जो परिवार है वो चल रहा है। तो इसमें नानी कहीं और रह रहे हैं, दादाजी कहीं और रह रहे हैं, तो जो परिवार का आपसे रिश्ता है वो थोड़ा दूर पड़ता है। बट गांव में ऐसा नहीं था, वो सारे आसपास रहते थे, पूरा जो कुटुंब है ना वो एक साथ ही रहता था, जिसे खेलने की स्वच्छंदता थी, आजादी थी। भाई आज नानी के घर गए तो कल दादाजी के घर गए, कल किसी के ताऊ जी के घर गए, परसों मामा जी घर गए। बाहरी घटनाओं अपहरण आदि का भय नहीं रहता था क्योंकि सारे परिवार के ही थे। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। मेला लगता वो साल में एक बार, गांव की बात करूं, गांव में लगता मेला साल में एक बार। वहां जाए वहां भी क्या मिलता था, मिट्टी के खिलौने झुनझुनिया, बस इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं मिलता था। और घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिसे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी, ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। यानी जो खिलौने थे, जो खेलना था ना, वो जो पूरा दोस्तों का ग्रुप है ना, वही समझ के सारे खेलते थे। अब मुझे याद है बचपन में जब मैंने हैरी पॉटर मूवी देखी थी तो मैं भी झाड़ू पे बैठ के घूमता था, मैं कहा विंगार्डियम लेवियोसा। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल की सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन कैसे, सिर्फ 1 घंटा खेलना है, फिर पढ़ाई करनी है, 2 घंटा खेलना है, पढ़ाई करनी है, ये नहीं खेलना, वहां नहीं जाना, वो नहीं खेलना। तो जो निर्देशन है वो बहुत सारे। और जो अब तो क्या है, स्टडी का टाइम फिक्स है, 8 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे खेलना है, बस। बट पहले क्या था, बच्चे का अगर मन हो गया तो पूरे दिन खेलेगा, चाहे संडे हो या मंडे, रोज खेलो डंडे, है ना। तो और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहती, क्या कहीं गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए। घर वाले डरते हैं क्योंकि जो शहर में जो एनवायरमेंट है वो मिट्टी कम है, जो घर बने हुए पक्के घर हैं, और जो पत्थर से फिर लगती है चोट ज्यादा लग जाती है। पर गांव में क्या थी, मिट्टी थी, अगर गिरे तो लगने का टेंशन नहीं। पर यहाँ शहरों में अगर गिरे तो चोट लगने की आशंका रहती है। इसी तब कि बड़े डरते भी हैं, और शहरों में क्या है, अपहरण का, चोट लगने का, एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए घर वाले डरते रहते हैं। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। मैंने कहा ना अभी कि आपको 2 घंटे खेलना मतलब इतना खेलना है। अतः स्वच्छंदता नहीं होती, धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता। शहरों में क्या है, पक्की सड़कें, पक्के मकान, पक्के आंगन, मिट्टी तो देखने को ही नहीं मिलती। और जहां मिट्टी होती है वो सिर्फ गार्डन वाले एरिया में, जहां पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं। खेलने के लिए जगह बचे नहीं, बच्चा कहाँ खेलेगा, आंगन में या फिर पार्क में। पार्क में मिट्टी होती नहीं, पूरी घास होती है। तो वही है ना, बच्चे से जो मिट्टी का परिचय है वो नहीं हो पा रहा। और कभी कभी आजकल सुना है कि ना, जैसे बताता हूँ, मेरे फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, उसकी स्किन प्रॉब्लम हुई, तो जब डॉक्टर से डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि बच्चे को मिट्टी में खेलने दो, कि स्किन प्रॉब्लम ऐसी होगी कि उसको मिट्टी की जरूरत है खेलने के लिए। तो वही है कि आज के टाइम में जो मिट्टी है बच्चों के संपर्क में वो नहीं आ पा रही है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। भाई मेरे दिल को तो पूरा पूरा पाठ छू गया है। अब आपको जो अच्छा लगे वो इसमें से देख लो कि पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और मां की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठ के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी क्या है, अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्ण बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। अब कैसे शामिल होते थे, बारात निकाल रहे बच्चे सारे, भोलानाथ भी बैठा हुआ है। भोलानाथ कौन बना है, भोलानाथ दुल्हन बन। अब जैसे उसके पिताजी कहते ओह दुल्हन, इतने में तो भोलानाथ शर्मा के भाग जाते थे। तो पिताजी मजे लेते हैं, खेल रहे क्या, अपने बीच में जाके मजे लेते हैं। तो वही वाली बात होगी, खेल में शामिल होना मन को छू लेता। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते, बच्चों का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। बिल्कुल।
अब ये जो फीलिंग है ना, जैसे इनको पढ़ते हैं ना, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, ऐसा बच्चा था, इसने इतनी शरारतें करता था, हम भी कभी करते थे। तो ऐसे करके बहुत हंसी आती है। थोड़ा प्रसंग है, थोड़ा हास्य प्रसंग है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आज की और पहले की ग्रामीण संस्कृति में इतना जो परिवर्तन है आप देखने को मिलता है कि पहले क्या था, पहले सिर्फ देसी ठहरा था, फिर देसी ठाट बाट वो थे। अब क्या है, अब उसकी जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। बस कि आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती है। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते जो 30 के दशक में दिखाई दे दिए होंगे। कैसे? वहां क्या होता था 30 के दशक में, जब मैंने कहा पूरा परिवार एक ही कुटुंब बना के रहता था, तो जाहिर सी बात है उनका जो पहला व्यवसाय था वो था कृषि, खेती करना। और बहुत बड़ा खेत होता था, सारे इकट्ठे भाई चाचा था, वो एक ही खेत में सारे काम करते थे और जो भी फसल होती थी वो आज में बंटवारा होता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले सामूहिक कार्य था, एक ही जगह पूरा परिवार मिलकर काम करता था। पर अब क्या है, सभी अलग अलग जगह अपनी सुविधा के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। तो वही है, अब उसके अंदर क्या क्या है कि आज घर जो है सिमट गए, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। वरना पहले घर के आगे पूरा बना होता था चबूतरा। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। तो बच्चे कब दिखाई देते हैं? जब शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तब सारे बच्चे एक साथ दिखते हैं। और वो सारे बच्चे मिलकर उस एक दिन में इतनी गदर मचा देते हैं कि उसकी चर्चा फिर महीनों तक होती है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। नंबर 3, आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए जो परिवार खर्च नहीं कर पाते। वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं कि अगर अच्छा उसने कुछ कह दिया तो उसका उसने वो नहीं किया, उसने वो किया, उसको मैनर्स नहीं है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो उनको थोड़ा अलग करने पर मजबूर करती है। और कुछ पेरेंट्स डरते हैं कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है कि मास्क पहनो, डस्ट आएगी, मिट्टी में नहीं खेलना, लग जाएगी, और बाहर नहीं जाना, ये वो जितना भी है। और पेरेंट्स का डर जो है वो सही भी है, क्योंकि जो उन्हें पता है कि यहाँ का जो समाज है वो कैसा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। और पहले का समाज उन परिवारों को भी पता था कि हाँ हम सारे एक साथ रह रहे हैं, कोई फिक्र वाली बात नहीं, तो बच्चा कहीं भी खेले कोई फिक्र वाली बात नहीं है। पेरेंट्स को पता होता है ना, वही वाली बात। एंड घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं हो रहे। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं, क्योंकि काम चाहिए, अच्छी जॉब के लिए शिफ्ट करना पड़ता है, और फिर उस दूसरी जगह हमें कैसा घर मिले ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। हमें जो मिलेगा हम उसी में रहना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। माता के आंचल पाठ के आधार पर बच्चों की स्वाभाविक विशेषता लिखी है। अगर सच में बच्चों की स्वाभाविक विशेषता लिखनी हो तो इस पे पूरी की पूरी किताब जो है वो लिखी जा सकती है, हालांकि लिखी भी होगी, है ना। तो बच्चे मन के सच्चे, सबकी आंखों के तारे, वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी भूल जाते हैं। मेरे सामने की बात है, बिल्कुल मेरे सामने की बात है। घर में फंक्शन था, दो मेरे मासी का लड़का और बुआ का लड़का साथ में खेल रहे थे, तो कोई उनका टॉय था टूट गया। 1 सेकंड पहले लड़ाई शुरू करी, फिर उसी बात पे 2 सेकंड बाद लड़ाई खत्म भी होगी। चलो तू मेरा क्या है, सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन देखकर। और सच में ये बात है कि जितना जल्दी लड़ते हैं उतना जल्दी भूल भी जाते हैं, और वे आपस में फिर इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माता का आंचल पाठ में बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव का पता चलता है।
वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रखते। अब जैसे बड़े होते तो क्या होता है कि मन में लग जाती है, चलो उसने ऐसा कह दिया, फिर उसी बारे में सोचना सोचना सोचना, और फिर उसका प्रभाव थोड़ा विपरीत चीजों में देखने को मिलता है। खेल खेल में रो देना, हंस देना उनके लिए आम बात है। अपने मनोरंजन के लिए वे किसी को चिढ़ाने से भी नहीं चूकते। सुख दुख से बेपरवाह हो वे अपनी ही दुनिया में मगन रहते। अब चिढ़ाने की बात करूं तो गांव के अंदर वो गुरुजी थे, जैसे वो निकलते उनके पीछे एक वो बूढ़ा सा आदमी चलता, उनको चल के चिढ़ाते कि ऐसे चलता है मोटू राम, ऐसे चलता है। फिर उन्होंने शिकायत लगा दी, गुरुजी ने डंडे मारे, डंडे मारे तो फिर क्या होगा, बच्चा रोएगा। प्रश्न नंबर 7, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य उक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जब भी क्वेश्चन आए कि चीजों को अपने शब्दों में लिखना है तो जरूरी नहीं हम कि जो बुक में छापा गया है उसी हिसाब से लिखे, बट एक पैटर्न पता होना जरूरी है कि हमें लिखना कैसे है और लिखे क्या, वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने देखो, पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा पाठ में बिठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठकर झूला झूलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है ना। अच्छा लगता है ना कि यार कितना अच्छा, कितना प्यारा सिनेरियो था ये वाला। बचपन में हमारे साथ भी ऐसा होता था, बिल्कुल कंधे पर बैठ के घूमने जाते, टिंग टिंग। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछे पकड़ने पर बनावटी रोना, रोने का नाटक करना और शिशु को हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। अब जैसे मजा आ गया, बच्चे ने डिशम करा, उतने में गुड़क गुड़क के पीछे आगे बस लग गई, इतने में तो हंस हंस के लोट पड़ जाता कि अरे वाह मैंने तो हरा दिया। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुला कर पूजा में बिठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर, अच्छा गंगा तक वो तो बता दिया मैंने। प्रश्न नंबर 8, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब इस पाठ के कौन कौन से शीर्षक हो सकते हैं आप सोचो, मैं बताता हूं। तो देखिए, इस पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शेषों की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। कह सकते हैं कि उपयुक्त नहीं है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बच्चे का पिता के साथ लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। शेषों की मस्त क्रीड़ाएं हैं, जो बचपन के खेल कूद हैं वो उसके मस्त मस्त बता रखे हैं इसको इनके अंदर। और माँ का वात्सल्य, जो माँ का प्रेम है इस चैप्टर में, अत्यंत प्रेमपूर्ण व्यवहार। कहते हैं कि माता का आंचल इस तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त कर सकता है, यानी माँ का वात्सल्य। अतः एकांगी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक ये हो सकता है मेरा शेषु, या फिर कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। प्रश्न नंबर 9, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? डिपेंड करता है कि माता पिता, पिताजी गुस्से वाले हैं या प्रेम करने वाले। गुस्से वाले होंगे तो जो प्रेम का अभिव्यक्त करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, और अगर खुश मिजाज हैं तो बिल्कुल अलग होगा। अब जैसे भोलानाथ के पिताजी हैं, बड़े खुश मिजाज थे, है ना, तो वो खुल के अपने प्रेम को व्यक्त कर सकता था बच्चा। बट और अगर दूसरों की बात करें तो जिसके गुस्से वाले हो तो वो शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। जिद करते थे, ये नहीं वो करो, मुझे पकड़ो, तोगो, भागो। शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या फिर शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। अब क्या हुआ, माता ने लाड करा बच्चे को, बच्चा भी उतना ही लाड कर रहा है, पिताजी भी उतना ही लाड कर रहे हैं, तो तीनों में प्रेम बना हुआ है। अब ये कहना उस अर्थ पर कि बच्चे का प्रेम व्यक्त हो रहा है या फिर माता पिता का एकांगी प्रेम, ये कहना मुश्किल है। हाँ, तो प्रेम क्या है, वो संपूरक है ना, तो पूरा जो मिलाप है वो बनकर ही पूरा वात्सल्य बना है। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम को प्रकटीकरण करते हैं। बच्चा खेल कर, पापा से मजाक कर कर, ये कर दिया वो कर दिया, पापा को खुश करता है।
माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। कि जो प्रेम है, अब जो हमने व्यक्त कर दिया वो साधारण शब्दों में था कि हाँ जो हमें दिख रहा है, बट कि जो हमें प्रेम दिखाई नहीं दे, जिन चीजों को हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, तो कुछ चीजों को लिखना कठिन होता है। उनमें से ये क्या है? वात्सल्य, बच्चे का पिता माता के प्रति प्रेम। अंडरस्टैंड? प्रश्न नंबर 10, पाठ माता के आंचल, पाठ का परिचय दीजिए। किसका परिचय? पाठ का परिचय। यह अंश जो है वो शिव पूजन सहाय के उपन्यास, किसका नाम है? उपन्यास का नाम क्या है? देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित यह उपन्यास हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास, जैसे कि कोई कैटेगरी है उसमें लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। कौन सा? देहाती दुनिया। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ, मतलब बिल्कुल जो गांवों का एरिया है, जो गांव का रिहायशी जो भी एरिया है पुराना देहाती, या फिर जहां अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे क्या कर सके? इसे समझ सके। यानी जो पूर्ण तरह से निरक्षर है, जिनको पता ही नहीं, अक्षर का पता ही पता, या फिर जिन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की, उनको भी अगर ये सुने तो ये समझ में आ सके इस पाठ में क्या दर्शाया गया है। उसी जो भावना है लेखक की, उसी भावना से लेखक ने इस पाठ को चित्रित या फिर चलचित्रित किया है। आत्मकथात्मक शैली में रचे इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत क्या है? मौलिक और प्रयोग धर्मी है। मौलिक अथवा समाज के लिए, और प्रयोग धर्मी की जो एक्चुअल में हुआ है। जो लगता है भाई अगर हाँ हमने ये पढ़ा तो हम क्या सोचते हैं? उस चीजों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा जो मानव मस्तिष्क का सबसे ज्यादा एडवांटेज कह सकते हो, या फिर खूबी कह सकते हो मनुष्य का दिमाग का, वो ये है कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनकी करेक्ट यानी ऑन द स्पॉट जो एक इमेजिनेशन बनती है अपने ब्रेन में, वही इमेजिनेशन या फिर वही फोटो क्लिप्स हमें उस चीज को याद रखने में आगे हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, कि हमने चैप्टर पढ़ा और पूरे चैप्टर में जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसकी मूवी जो अपने ब्रेन में चल रही है विद डायग्राम, अगर हम उस मूवी को याद रखते हैं तो हमें इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हमें फिर भी याद रहता कि हाँ इसमें पढ़ा क्या था। कि जैसे कोई मूवी देखते हैं याद रहती है, बिल्कुल वैसे ही चैप्टर हमें अच्छी तरह क्या रहता है? याद रहता है। प्रश्न नंबर 11, भोलानाथ की मां उसे किस तरह से कन्हैया बना देती थी? देखो ये जो कन्हैया बनाना है ना, ये सबके जीवन में हुआ है। सबने कन्हैया जो शब्द का है क्या है प्रयोग हुआ है बचपन में। माँ मस्त पकड़ के उसको नहला के चोटी बना के गाजर लगा के ये लो मेरा कन्हैया तैयार है, वही होता है। और सबके साथ हुआ है ऐसा। बचपन में सबकी मम्मी को लगता कि मेरा बेटा राजा बेटा कन्हैया है। बिल्कुल हमारे साथ भी हुआ है। भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता तभी भोलानाथ की मां उसे अचानक ही पकड़ लेती और भोलानाथ के लाख ना नुकर करने पर भी चुल्लू भर कड़वा तेल सिर पर डालकर सरोबार मस्त चंपी कर देती। उसकी नाभि और लीलाट पर काजल की बिंदी लगा देती कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे किसी की, और बालों में चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू बना देती। लट्टू कैसे? अब ये भोलानाथ है, अब ये बालों में से मस्त चोटी बना दी पूरी, बस ये कन्हैया तैयार। ऐसे बस जैसे मम्मी को मौका मिलता दो चोटी एक चोटी लट्टू बना के गोल गोल फूल जैसी, ये मेरा राजा बेटा तैयार। रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर क्या करती? कन्हैया बना देती। हाँ अब मेरा जो राजा बेटा वो तैयार है ना। तो माँ का प्रेम है ये, और माँ के प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई प्रेम कोई ममता नहीं। तो आज के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करते हैं यही फिनिश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।